हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 4 का थर्ड पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के लिए मैंने होमवर्क दिया है और ये जो थर्ड पॉइंट है इसका टॉपिक है एक्शन रिसर्च इन सोशल स्टडीज़, इट्स मीनिंग, डेवलपमेंट एंड यूटिलिटी इन टीचिंग सोशल स्टडीज़। मीन्स सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। इसका अर्थ पे हम बातचीत करेंगे, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी क्या उपयोगिता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में इसका अर्थ देखते हैं और परिभाषाएं देखते हैं। अर्थ में हम बात करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपनी क्रियाओं को सुधारने की विधियों की खोज। एक्चुअली जो एक्शन रिसर्च होती है, सपोज यू आर अ टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ और आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को वो समझ नहीं आ रहा है, तो एक्शन रिसर्च में आपको पहले बता दूं कि जो एक्शन रिसर्च होती है ये हम स्कूल्स में करते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं मेनली। और अगर बच्चों को कुछ चीज़ें सीखने में दिक्कत आ रही होती है तो हम उसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। जो एक्शन रिसर्च का ही मतलब ये होता है परेशानियों की खोज करना है और उन परेशानियों को कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां समस्या भी बोल सकते हैं इसको। अब हम इसका एक और पॉइंट लिखा है मैंने, जब किसी व्यक्ति अथवा समूह को अपना कार्य करने में कोई कठिनाई अनुभव होती है अथवा कार्य के संपादन के बाद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है अथवा यह प्राप्ति आंशिक रूप में होती है, तो वह वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निरीक्षण करता है, इसके कारणों को खोजता है और उनके आधार पर अपनी कार्यविधि में सुधार करता है। तब इस प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। मतलब कि जैसे इसमें बोला गया है कि आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, आपने पढ़ा दिया है लेकिन उसके बाद भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। या फिर हम सपोज़ हम अपना 100% दे रहे हैं और हमें 25% ही फीडबैक मतलब मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम समस्या को सीखेंगे कि हाँ भाई हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और वो उनमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट को ही समझ में आ रहा है, तो भाई क्यों नहीं आ रहा और बच्चों को समझ में ना। तो हम उस कारणों को ढूंढेंगे, उनको लिखेंगे और उसके बाद अपनी टीचिंग स्टाइल में सुधार करेंगे। तो इस टाइप की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसमें परिभाषाएं मैंने लिखी हैं मैकग्रेथे और कोरे की। मैकग्रेथे बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, व्यवस्थित मतलब स्टेप बाय स्टेप, सीरियल वाइज, जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मकता, सुधार तथा विकास लाना होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें हम क्रिएटिव तरीके से कुछ भी हम उसमें सुधार कर रहे हैं, ठीक है, और उसको डेवलप कर रहे हैं। कोरे कहते हैं वह क्रिया जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपने निर्णयों और क्रियाओं को उचित दिशा देने, उनमें सुधार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं, उसे लोग क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो ये था अर्थ और डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कैसे हुआ। इसमें भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो देखते हुए आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं पॉइंट्स में नोट्स बनाती हूँ, वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है रादर देन पैराग्राफ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 20वीं सदी के तीसरे दशक में माना जा सकता है, ठीक है, 20th सेंचुरी में हुआ था, क्योंकि इस समय कई जर्मन वैज्ञानिक एवं विद्वानों ने क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो सबसे पहले 20वीं सदी में माना गया है, 20वीं सदी के तीसरे दशक में, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, विलियम वुंड, ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इस्टेब्लिश किया था और ये इन्होंने किया था 1920 से 1930 के दशक में ना, और इसी के बाद अनुसंधान कार्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसके बाद है इसी काला अवधि यानी कि 1926 में बकिंघम की पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स प्रकाशित हुई।
इसमें बताया गया है कि विद्यालय शिक्षा में अनेक अनुसंधान किए जा सकते हैं और उनका उपयोग कर शिक्षण में सुधार लाया जा सकता है। इस पुस्तक ने क्रियात्मक अनुसंधान की नींव डाली। तो ये जो थी ना, रिसर्च फॉर टीचर्स, बंकिंघम 1926 के द्वारा, तो ये एक नींव है। नेक्स्ट है, राइट स्टोन विद्वान ने पाठ्यक्रम ब्यूरो के कार्यों का वर्णन किया। इसके लिए उन्होंने रिसर्च एक्शन शब्द का प्रयोग किया। तो रिसर्च एक्शन शब्द का प्रयोग किया था राइट स्टोन ने सबसे पहले। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे एक्शन रिसर्च बोला जाने लगा। ठीक है, रिसर्च एक्शन की जगह एक्शन रिसर्च इनको बोला जाने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी। इस शब्द को औपचारिक रूप से प्रयोग करने का श्रेय कोलियर को दिया जाता है। राइट स्टोन ने इसको बनाया था, लेकिन कोलियर को इसका श्रेय जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कोलियर 1933 से 1945 तक भारतीय मामलों के प्रभारी अधिकारी थे। इनका मत है, किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार के सुधार की आशा करना तब तक व्यर्थ है जब तक कि संबंधित व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी स्वयं अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से भागीदार ना हो जाए। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च में तब तक हम किसी सुधार के लिए बात नहीं कर सकते इनके, जैसे इन्होंने कहा कि जब तक जो भी उससे रिलेटेड पर्सन है ना, वो उसके और जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो खुद अगर इस एक्शन रिसर्च में जाएंगे तभी वो किसी भी चीज़ में सुधार ला सकते हैं। इस कार्य और शब्द को वांछित गति प्रदान करने वाले वैज्ञानिक स्टीफन एम कोरे हैं। इन्होंने 1953 में एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक लिखी। तो आप देख सकते हैं कि 1953 में स्टीफन एम कोरे ने पुस्तक लिखी थी एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। कोरे महोदय एक शिक्षा शास्त्री थे, एजुकेशनिस्ट थे, जो टीचर्स कॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। तो ये तो हमने विकास के बारे में बात कर लिया है। अब हम इसके ना स्टेप्स जानते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहला है समस्या को पहचानना और उसका कथन करना। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एंड मीन्स उसका कथन एंड स्टेटमेंट देना उसका ना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं हम इसको ना। सबसे पहले कि कौन सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये इसमें भी आ जाएगा। तो इस सबसे पहले हमें तो प्रॉब्लम को पहचानना है, फिर उसके बारे में उसको बताना है, स्पष्ट शब्दों में बताना है। सेकंड है स्टेप समस्या का सीमांकन और परिभाषीकरण। समस्या का सीमांकन करते हुए विद्यालय का नाम तथा छात्रों का वर्ग का उल्लेख करना अति आवश्यक है। इसके बाद समस्या के कथन में प्रयुक्त सभी शब्दों का अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट करना चाहिए। इसे समस्या का परिभाषीकरण कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने समस्या को पहचान लिया कि माना कि आप एक इंग्लिश टीचर हैं, आपने पहचाना कि आप बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। आपने फिर ये पहचाना कि कौन सी क्लास की हो रही है। सपोज़ आपने बोला कि 7th क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ये आपने बोला, इसको लिख दिया 7th क्लास के बच्चों को इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, ठीक है, कथन हो गया वो पहचान के। उसके बाद आपने सीमांकन किया कि कौन से स्कूल के, सेकेंड कौन से स्कूल के कौन सा छात्रों का वर्ग है, मीन्स कौन सा क्लास है और कितने बच्चे उसमें है, वो कितने बच्चे बाद में आएगा, कौन सी क्लास है जिसमें मतलब बच्चों को दिक्कत हो रही है। अब जैसे आपने बोला कि इंग्लिश में उन्हें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है, शब्दों को पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो भी अपने कथन में लिखा होगा ना, आप उसी को परिभाषीकरण करोगे कि कैसे दिक्कत हो रही है, रीडिंग क्या होती है, फिर कैसे उसको पढ़ने में, उनको कैसे लैंग्वेज को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इस टाइप से आप बोलोगे, ठीक है। फिर थर्ड है समस्या के कारणों का विश्लेषण। अब इसमें कि समस्या के कारणों का पता लगाना, तब उसके साक्ष्यों को एकत्र करना होता है। कारणों और एवं साक्ष्यों की सूची बनाने के बाद सही कारणों का पता लगाना होता है। इसमें साक्षी कौन है, वो क्लास के बच्चे, ठीक है, और उनको क्यों दिक्कत हो रही है उसके बारे में आप पता लगाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि विलेजर्स होते हैं और वो नहीं कर पाते बच्चे ना, ट्यूशन नहीं जा पाते, स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, तो कई सारी कारण होते हैं, वो आपको पता लगाना होगा, फिर उनको लिखना होगा। फोर्थ है स्टेप इसका क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। इसको बोलते हैं कि आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, एजम्पशंस बोल सकते हैं इनको ना।
ठीक है। और इसके इस मतलब एजम्पशन की ये है कि अगर हम ये मेथडोलॉजी लगाएंगे तो इस क्लास के बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो कई सारी रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम ना एजम्पशंस या हाइपोथेसिस का मतलब निर्माण करते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस होती है ना, यही हमारे ये संभावित समाधान होते हैं। इसे बोलते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है एक्चुअली किसी भी समस्या का, हाइपोथेसिस जो होती हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है स्टेप, सॉरी, क्रियात्मक। ये सीरियल वाइज ही लिखना होगा आपको। अगर इन केस आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के पद बताइए, ठीक है, तो आपको ये सीरियल वाइज ही लिखना होगा, जैसे मैंने आपको इसमें लिख के दिया है। आप इसको आगे पीछे करके नहीं लिख सकते हो, ये एक सीरियल वाइज ही चलेगा। उसके बाद है क्रियात्मक उपकल्पनाओं की परीक्षा हेतु उपयुक्त रूपरेखा बनाना। अब जो ये हाइपोथेसिस होते हैं ना, इनको हम टेस्ट भी करना होता है हमें। इसके लिए हमें टूल्स लगाने होते हैं। टूल्स जैसे आपने काई स्क्वायर सुना होगा, टी टेस्ट सुना होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन, ये सारे टेस्ट होते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, एक्चुअली ये कॉमर्स में होता है। तो वही टूल्स हमें रिसर्च में लगाना होता है, जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। इससे हम जो हाइपोथेसिस होती है उसको परखते हैं, ठीक है। फिर सिक्स स्टेप है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का परीक्षण। तो ये मैंने आपको बता दी कि हम टूल्स के थ्रू इनका परीक्षण करते हैं। और परीक्षण के लिए हम कौन सी विधियाँ लेते हैं, पहले तो हम लेंगे जैसे निरीक्षण ले लिया हमने, प्रश्नावली ले लिया, ठीक है, इंटरव्यू हो गया, चेकलिस्ट हो गया, और सांख्यिकी आदि, ठीक है। उसके बाद सेवंथ में है निष्कर्ष प्रतिपादन, यानी कि कंक्लूजन आ गया। और ये जो उपकल्पनाओं का परीक्षण है ना, इसको एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंक्लूजन, सजेशन, फर्दर सजेशंस आ गए इसमें, ठीक है, या फाइंडिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि उनके बाद हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो इसमें लिखा जाएगा उपकल्पनाओं के परीक्षण द्वारा पता चलता है कि कौन सी उपकल्पना समस्या के समाधान में कितनी सहायक हुई है। इस पद में वह उनकी उपयोगिता के क्रम में लगाता है और जो अनुपयोगी या कम उपयोगी है उनको छोड़ देता है। तो ये तो हो गए स्टेप्स, 7 स्टेप्स हो गए। अब हम इसके आगे आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व एवं उपयोगिता क्या है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है महत्व एवं उपयोगिता, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटीज़। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है इससे, ठीक है। सेकंड है, मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता रही हूँ, और उसके बाद आप इसका पीडीएफ का लिंक मैं दे दूँगी। आप पीडीएफ लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आप नोट्स बना सकते हैं। इस एक्शन रिसर्च के रिगार्डिंग आपका ये ना प्रैक्टिकम वर्क में भी होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, कॉमर्स में, हर चीज़ में एक्शन रिसर्च का यूज़ हम करते हैं हर सब्जेक्ट में। तो कोई भी एक समस्या आप ले सकते हैं और उसको पूरा कंप्लीट एक एक्शन रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बार डायग्राम, ठीक है, चार्ट और स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। बहुत लंबा प्रोसेस होता है एक्शन रिसर्च का, बट हमें 1 मंथ में इसे कंप्लीट करना होता है। कई बार ऐसा होता है जब बीएड के स्टूडेंट टीचिंग के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ पे टीचिंग के साथ साथ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट भी बनानी होती है। तो जब भी आप टीचिंग के लिए जाएँ तो तभी अपनी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट उनके थ्रू ही बना लें, क्योंकि उसमें प्री टेस्ट जब आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं फर्स्ट डे, एक उनके क्लास के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट डे या सेकेंड डे आप उनका टेस्ट ले लें। तो उस टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है। उसके बाद मिड टेस्ट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जब आप अपने पूरी टीचिंग कंप्लीट कर ली और उसके बाद ना आप 2-3 दिन पहले बच्चों को बोल दें कि मैं आपका टेस्ट लूँगा या लूँगी, और उसके बाद फिर उन्हीं सब बच्चों का टेस्ट लिया जाए और वही सेम क्वेश्चंस उनको दिए जाएँ। तो आपको पता चल जाएगा कि वो पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे। तो इसी तरह से हम अपनी हाइपोथेसिस को बनाते हैं और उसके बाद इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसी में आपको टेबल्स भी बनानी होती हैं, बार डायग्राम हो गया, या मीन्स आपको बनाना होता है और ये सब चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। खैर, मैं आपको इसके महत्व के बारे में बता रही थी। थर्ड है समस्या का तात्कालिक वस्तुनिष्ठ समाधान। तो ये है, ये इसको एक्शन रिसर्च को हम बोलते हैं ऑन द स्पॉट टेंटेटिव सॉल्यूशन, मतलब हम एकदम से इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। शिक्षण पद्धतियों में वांछित सुधार,
5th है विद्यालय की प्रवृत्तियों में सुधार लाना। 6th है परिणामों के क्रियान्वयन की समस्या का समाधान। 7th हेडिंग है प्रभावपूर्ण अधिगम भी होना। 8th हेडिंग है विद्यालय की समस्याओं का युक्ति संगत समाधान। 9th हेडिंग है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहायक। तो मैं आपको ये सिर्फ हेडिंग्स इसलिए भी बता रही हूँ और मैं आधा बता के इसलिए भी छोड़ देती हूँ क्योंकि अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप ऑब्वियसली इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। PDF आपके पास होगी अवेलेबल, तो इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको इसको लिखना और पढ़ना है, ये समझने वाला नहीं है। जो समझने वाला था स्टेप वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये जो यूनिट 4 है इसका पॉइंट 3 कंप्लीट हो रहा है और पॉइंट 1 जो है यूनिट 4 का वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। पॉइंट 1 है भारतीय संस्कृति, लैंगिक समानता, गरिमा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, दलितों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों विकलांगों के अधिकारों से संबंधित मुद्दे। मतलब एक तो भारतीय संस्कृति तो है इसमें और उसके बाद इश्यूज़ हैं इन सारी चीज़ों के जो मैंने आपको बताया। तो मैंने इसमें होमवर्क दिया है स्टूडेंट को। फर्स्ट है भारतीय संस्कृति का अर्थ बताइए, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है लैंगिक समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। फिर थर्ड है दलितों, महिलाओं एवं बच्चों तथा विकलांगों के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये पॉइंट 1 जो यूनिट 4 का था यहाँ कंप्लीट है। ये स्टूडेंट को मैंने दे दिया था, बहुत ईजी था तो इसलिए। हालांकि मैं इन सब पे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ अब इसके बाद। जो पॉइंट मैंने कवर किया वो तो है ही, जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ अब। फिर है डायरेक्टिव, ये है यूनिट 4 का सेकंड पॉइंट। पॉइंट 1 मैंने आपको बता दिया, सेकंड पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इस मौलिक कर्तव्य और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लोगों के कल्याण के संबंध में। तो इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये यूनिट 4 का पॉइंट 2 भी कंप्लीट था। तो यहाँ पर जो है पेडागोजी ऑफ सोशलॉजी इज कंप्लीटेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप मेरी ईमेल एड्रेस पे बोल सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।